नहीं बेटा, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह 11:30 बजे। जी बेटा, ये पास पेपर नंबर 3 है। रिक्वायरमेंट देखिए, कहता है जी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऑटम 2013 में आया। सबसे पहले इसके ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दी हैं, परचेजेस दे दिए हैं, इसका मतलब है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, परचेजेस दे, ओपनिंग स्टॉक दे तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। रेंट एंड टैक्सेस दिए, सैलरीज एंड वेजेस दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इसका मतलब है यहाँ से एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसने ये हेड्स दिए होंगे। उसके बाद देता है सेल्स एंड बैड डेट्स। बैड डेट्स दे दिए, इसका मतलब है बैड डेट्स का टॉपिक भी है इसमें, बैड डेट्स के चैप्टर का नॉलेज टेस्ट करेगा। डिस्काउंट्स दे दिए तो शायद डिस्काउंट अलाउड भी चेक करे, डिस्काउंट रिसीव भी चेक करे। उसके बाद टेलीफोन पोस्टेज, टेलीफोन एंड पोस्टेज, जनरल एक्सपेंसेस, टेलीफोन पोस्टेज, ये भी जी एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बताया, स्टॉक इन ट्रेड, वेजेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो यहाँ से वो आपसे IAS 16 का नॉलेज चेक कर रहे हैं। IAS 16 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं मिली तो ये क्या है, नेट बुक वैल्यूज। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी होती तो कॉस्ट गिवन होती, अब उसने हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी, लिहाजा ये नेट बुक वैल्यूज हैं। तो कॉस्ट नहीं बताई तो हम स्टैंडर्ड मेथड से डेप्रिसिएशन भी नहीं कर सकते। उसके बाद है जी ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, कैश एंड बैंक है। एडजस्टमेंट्स पढ़ के हम उसको एडजस्टमेंट्स के ऊपर मार्क करते हैं, कौन कौन सी अमाउंट्स पे चेंज आना है। स्टॉक इन ट्रेड, जी बच्चों, स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 30 जून 2012 इज वैल्यूड एज क्लोजिंग स्टॉक है जी, कोई डबल एंट्री, सिर्फ डबल एंट्री ऊपर कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं है। डेप्रीशिएट कहता है करेंट डेप्रीशिएट, ये नहीं कह रहा पहले से हुआ हुआ, अगर पहले से हुई होती तो ऊपर डेप्रीसिएशन में नजर आती। डेप्रीशिएट द प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 15%, लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं करना। तो उसने कोई मेथड नहीं बताया, नेट बुक वैल्यू दी हुई है तो मेरे पास स्टेटमेंट मेथड के अलावा कोई और, नेट बुक वैल्यू दी हुई है तो WDV के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपली हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देनी है। फिर कहता है एज एट 30 जून 2002, चलिए इनके साथ लिख देता हूँ जी, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी के साथ एडजस्टमेंट नंबर B है, फर्नीचर के साथ भी एडजस्टमेंट नंबर B है, लिहाजा इस अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। कहते हैं एज ऑन जून 30, 2002 वेजेस पेबल अमाउंटिंग टू ₹2500, तो वेजेस के साथ हम एडजस्टमेंट नंबर C लिखते हैं, एक्रूवल्स हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज प्रीपेड, इंश्योरेंस के साथ प्रीपेड है जी, एडजस्टमेंट नंबर C। इंश्योरेंस के साथ भी लिखिए जी, एडजस्टमेंट नंबर C। उसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस में सैलरीज पेएबल हैं, सैलरीज पेएबल के साथ 3000, वेयर इज सैलरीज पेएबल, सैलरीज के साथ भी एडजस्टमेंट नंबर C। ठीक है, उसके बाद कहता है जी D ऑप्शन में कहता है, D एडजस्टमेंट में कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड, वाज टू बी क्रिएट होनी चाहिए थी अप टू 5%, इसका मतलब है नहीं हुई, अब कर देते हैं ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अप टू 2% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दोनों करनी है जी हमने। तो ये जो बैड डेट्स है इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर D लिख दें। प्रोविजन का कोई बैलेंस पहले से नहीं दिया हुआ, इसका मतलब पिछले सालों में प्रोविजंस नहीं हुई। तो पहला साल है जी, सॉल्व करते हैं जी। हमने सबसे पहले क्या करना था, ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट को मार्क करना है, कर दिया। अब नेम, इनका नाम क्या था,
इनका नाम है, जो सोल प्रोप्राइटर होगा मिस्टर हारून है, मिस्टर हारून। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, आपने पूरा फॉर द ईयर लिखना है। एंडेड, कब ख़त्म हो रहा है साल, 30 जून 30/6/2002। सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो ओपनिंग स्टॉक, अगर कंटिन्यू बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक आएगा। परचेज से रिलेटेड वेजेस, लोडिंग अनलोडिंग, इससे रिलेटेड कैरेज इनवर्ड, परचेज से रिलेटेड माइनस करेंगे परचेजेस में से परचेज रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक का भी माइनस करना है। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का प्रॉफिट आएगा, इसमें से लेस करेंगे हम कारोबार के ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माय अपॉलॉजीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कहाँ पे जाके आएगा से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कारोबार के मेन कोर्स से जो प्रॉफिट आएगा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें हम ऐड करते हैं कारोबार का जो मेन बिजनेस नहीं है, वहाँ से अगर कोई अदर इनकम्स आ रही हैं तो वो इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट। इसके बाद हम बनाते हैं जी मिस्टर हारून है बैलेंस शीट। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको फॉर्मेट बना हुआ मिला करेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2002। सबसे पहले ले लें जी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। एसेट पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, नो इशू। ओपनिंग कैपिटल, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, इसमें से ड्राइंग्स माइनस होंगी, तो हमारे पास आ जाएगा जी क्लोजिंग कैपिटल। नॉन करंट लाइबिलिटीज, अगर बैंक के को कर्जे हैं तो उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का बैलेंस, जो कि बराबर होना चाहिए एसेट से। एसेट्स साइड पे नॉन करंट एसेट्स, इनको हमने पहले लिखना, गैप दे के लिखिए करंट एसेट्स। इन दोनों का टोटल जो आएगा दैट विल बी द टोटल एसेट्स। टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड टोटल ऑफ एसेट्स आपस में मैच होना चाहिए। ये अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, पेपर में भी आप इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन है जी, वी हैव बीन गिवन इज द 180,000 इज द कैपिटल, तो मैं कैपिटल में जाके 180,000 लिख दूंगा। ओपनिंग कैपिटल 180,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मैंने 180,000 लिख दिया कैपिटल में। कैपिटल के बाद आई एम हैविंग ड्राइंग्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000 रुपये ड्राइंग्स माइनस करें कैपिटल में से। ड्राइंग्स है ले जी 20,000 ड्राइंग्स का माइनस। नेक्स्ट इज परचेजेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 118,000 परचेजेस में लिखिए 118,000। नेक्स्ट यू आर हैविंग रेट्स एंड टैक्सेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखिए 1,900 रेट्स एंड टैक्सेस।
ये आ जाएगा जी हमारे पास 1900 है। 1900 के बाद अब वी हैव सैलरीज। सैलरीज पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है जी। सैलरीज पे एडजस्टमेंट नंबर सी है तो इनर कॉलम में लिखिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाइए, सैलरीज 8000 है, मैंने इनर कॉलम में लिख दी। हर ट्रायल बैलेंस के आइटम को यू हैव टू राइट वन टाइम। इलेक्ट्रिसिटी नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 6000। आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो ठीक है अमाउंट। फिर हमारे पास जी इलेक्ट्रिसिटी के बाद है इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिखिए। लिख दिया इंश्योरेंस को इनर कॉलम में। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेल्स 150,000। सेल्स के सामने लिखिए जो 150,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट यू हैव बीन गिवन द बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट के लिए हमें एडजस्टमेंट नंबर डी यानी वर्किंग बनानी है, और कोई वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वर्किंग नंबर 1 में मैं बैड डेट्स बना रहा हूँ क्योंकि प्रोविजन अभी कैलकुलेट करनी है। वर्किंग नंबर 1 बैड डेट्स की बात कर रहे हैं। साथ में बताएं जी मैं एडजस्टमेंट नंबर डी आपकी जो है ना उसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो बैड डेट्स का लेजर बनाइए, उसमें ये अमाउंट लिखिए। व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट ऑफ रुपीज 1800। तो वन टाइम मैंने लिख दी अमाउंट ऑफ रुपीज 1800। ये लीजिए 1800। ये क्या है? अन एडजस्टेड बैलेंस। हो सकता है कोई एडजस्टमेंट करनी हो या बैलेंस भी लिख सकते हैं, नो इशू। अनएडजस्टेड लिखना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। व्हाट कम्स आफ्टर बैड डेट्स? बैड डेट्स के बाद यू हैव बीन गिवन डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स क्रेडिट बैलेंस है तो अदर इनकम में जाएंगे 1000 के। ठीक है, अदर इनकम में 1000 लिख दिया एज इट इज। सिंपली मुझे 0.25 मार्क्स मिलते जा रहे हैं हर पोस्टिंग के बीच अगेंस्ट। जनरल एक्सपेंसेस 1200, नो एडजस्टमेंट। जनरल एक्सपेंसेस के बाद यू हैव बीन गिवन टेलीफोन 7500, नो एडजस्टमेंट तो एज इट इज लिख दिया। टेलीफोन के बाद वी हैव बीन गिवन पोस्टेज यानी कोरियर चार्जेस 2200 रुपये के। $2200, नो एडजस्टमेंट एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन पोस्टेज के बाद स्टॉक इन ट्रेड। ट्रायल बैलेंस में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो ट्रायल बैलेंस का कौन सा होगा जो ओपनिंग स्टॉक। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ही मिलता है, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है जी 45,000। लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। कैरेज मिस कर दिए, ओके। ओपनिंग स्टॉक से पहले है वी हैव बीन गिवन कैरेज 4700। ले जी कैरेज 4700, मैं कैरेज इनवर्ड में लिख रहा हूँ इसको। इसी तरह पेपर में मिलते जुलते सवाल आता है, उसके बाद नया है क्या? अकाउंटिंग तो बदलती नहीं है ना, तो समटाइम इस तरह में कोई सवाल मिल जाता है जो पहले किया हो आपने। वेजेस में वी हैव बीन गिवन 5000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ उसके साथ एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 5000 के बाद वी हैव बीन गिवन लैंड एंड बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट 35,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद
लेट्स सी व्हाट इज इन ट्रायल बैलेंस 20,000 का वी हैव बीन गिवन द प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट भी इनर कॉलम में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से। चूंकि इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है मैंने, इस पर एडजस्टमेंट नंबर सी है। नेक्स्ट इज गिवन टू अस फर्नीचर एंड फिक्सचर 10,000, एडजस्टमेंट नंबर बी अगेन इनर कॉलम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। $10,000 तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपये। ये हमने इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, मुबशर फलक नहीं बताया, वो इनवर्ड में भी लिख सकते हैं आउटवर्ड में भी लिख सकते हो, तो मैंने इनवर्ड में लिख लिया, आप आउटवर्ड में लिख लें। नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पे फर्क आएगा, लेकिन डज नॉट मैटर। ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। क्योंकि हमने बैड डेट्स के लिए वर्किंग बनाई हुई है तो ट्रेड डेटर्स भी यहाँ पे बना लें। डेटर्स 40,000 अनएडजस्टेड में लिखें, सिर्फ बैलेंस लिख रहे हैं, नो इशू। करंट एसेट्स में भी आते हैं डेटर्स, यहाँ पे डेटर्स लिखें। एग्जामिनर को बताएं वर्किंग नंबर 1 में मैं इसका काम करूंगा और यहाँ पे नेट बैलेंस लेके आएंगे। नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन ट्रेड क्रेडिटर्स, नो एडजस्टमेंट 20,000 ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में जाएंगे। आसान सवाल था जी ये तो, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। $20,000 what is given in the last cash and bank 18,700। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कैश एंड बैंक। ये जी हमने सारी ट्रायल बैलेंस को नोट कर लिया। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस के जो 3-4 नंबर थे वो सारे के सारे मुझे मिल गए। नेक्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड ऑन June 30th 2002 इज वैल्यूड एज 62,500। समटाइम यहाँ पे स्टॉक की एडजस्टमेंट दे देता है, इसमें नहीं दी उसने, एज इट इज लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 62,500 और इसको दूसरा करंट एसेट्स में लिखना है। हर एडजस्टमेंट के 2 फैक्ट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 62,500। नेक्स्ट देखिएगा जी एडजस्टमेंट नंबर 1 के हमें मार्क्स मिल गए। हर एडजस्टमेंट हर पॉइंट के अलग से मार्क्स हैं। डेप्रिशिएट द प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर 15%। तो प्लांट एंड मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करते हैं। मैंने एक लाइन ली है जी कैलकुलेशन करने के लिए। तो 10% डेप्रिशिएट करना है 20,000 इंटू 10% इंटू 12/12। चूँकि कोई एडिशन नहीं कोई डिस्पोजल नहीं तो इसी का 10% लेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी विच इज़ 2,000। तो -2,000 डबल एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये के एसेट थे, 2,000 कंज्यूम हो गए तो एसेट में से 2,000 रुपये माइनस किए मैंने। डबल एंट्री करते हैं, यहाँ से माइनस किए और इसको एक्सपेंस में लिखना है क्योंकि कंज्यूम हो गए ना, इसके बेनिफिट एक्सपायर हो गए। तो डेप्रिसिएशन में जाके पहली डेप्रिसिएशन लिखता हूँ जी प्लांट एंड मशीनरी 2,000। कोई दोबारा वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, डबल इफेक्ट
एसेट में से 2000 रुपये की बेनिफिट एक्सपायर हो गया तो उसको हमने एक्सपेंस में लिख दिया, यानी कंज्यूम हो गए। दूसरा फर्नीचर एंड फिक्सचर का उसने बताया 15%, तो 10,000 इंटू 15% इंटू 12/12। कोई हमें वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1500। एसेट में से 1500 रुपये कंज्यूम हो गए, कॉन्सेप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए है, तो ये बाकी बचेगा 8500। ठीक है जी। डबल एंट्री एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो देखिए एसेट में से मैंने क्रेडिट किया माइनस कर दिया, एक्सपेंस पे डेबिट करें डेप्रिसिएशन को। तो डबल एंट्री कंप्लीट होगी जी, तो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट होगी। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्रूवल करना एज ऑन 30 जून 2002 वेजेस पेबल अमाउंटिंग टू ₹2500। तो डबल एंट्री क्या होगी, वेज अकाउंट डेबिट, वेजेस डेबिट होंगी तो वेजेस पेबल क्रेडिट हो जाएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, गिव मी अ मिनट। जी बेटा आई एम बैक। जी हम कहाँ पे थे जी, हम वेजेस की एक्रूवल करने लगे थे। आर यू हेयरिंग में? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है बच्चों? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके, हम बेटा वेजेस की एक्रूवल करने लगे थे। वेजेस 2500 रुपये की पेएबल हैं, पेएबल अमाउंटिंग टू 2500, जिसका एक्रूवल करना है वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल क्रेडिट। तो वेजेस एक्सपेंस में 2500 डेबिट करें, ये मैंने डेबिट कर दिया। डायरेक्टली डबल एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर रहे हैं, और लाइबिलिटीज़ में जाके क्रेडिट करें। करंट लाइबिलिटीज़ में अक्रूड वेजेस 2500, तो हमने वेजेस को क्या कर दिया, एक्रू कर दिया। इसी एडजस्टमेंट में प्री पेमेंट्स भी गिवन है। प्री पेमेंट क्या कहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज प्री पेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1000। अब इंश्योरेंस में 1000 रुपया प्री पेड है, इंश्योरेंस में से 1000 रुपया निकालें एक्सपेंस में से, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को मैंने क्रेडिट किया, 1000 रुपये निकाला। करंट एसेट डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, तो एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस में लिखिए। $1000 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा, हर एडजस्टमेंट में देखें दो फैक्ट। सैलरीज पेएबल अमाउंटिंग टू ₹3000, सैलरीज का एक्रूवल करें। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड सैलरीज करंट लायबिलिटीज में क्रेडिट 3000, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड सैलरीज क्रेडिट।
कोई ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ी सवाल में, 15 मिनट में सवाल ख़त्म हो जाता है ये वाला। उसके बाद जी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% करनी है आपने, और डिस्काउंट्स की प्रोविजन 2% करनी है। पहले प्रोविजन का बैलेंस है ही नहीं, तो चलिए जी प्रोविजन बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 में हमने प्रोविजन का अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और साथ ही हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। देखिए बेटा वो बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट को फाइनल अकाउंट के साथ पूछता है। तो डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यही बैलेंस है, सीडी बैलेंस 40,000 ही आएगा, और बीडी बैलेंस इसका नहीं बताया हुआ कोई भी, तो सिर्फ सीडी बैलेंस आएगा। सीडी बैलेंस कोई गुड नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई जनरल नहीं है, सारे के सारे ही एज इट इज आ जाएंगे जनरल। 40,000 इंटू 5% था या 10% था, इट वाज 5%। ओके, इंटू 5% लें इसका, 5% लेंगे तो इट विल बी 40,000 का 5% 2,000 आ जाएगा जी, 2,000। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस की तो कोई एंट्री नहीं होती। अब हमने बैड डेट्स को ट्रांसफ़र करना है प्रोविजन में, हमेशा से ये करते हुए आ रहे हैं। 1800 यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ये कहाँ से आया? बैड डेट्स में से। इतनी दफ़ा हमने ये काम कर लिया, अब तो हमें याद हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली रट्टा नहीं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस से आ ही जाता है। तो ये आ जाएगा 3,800। 3,800 इसने जाना है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, 3,800। अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बैड डेट्स डेटर्स में जाएगा 40,000, तो डेटर्स में भेज दें, डेटर्स 40,000। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं अपनी तरफ से। प्रोविजन के बैलेंस में जाएगा 3,800, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाइए, इसमें जाके मेंशन कीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दें, 3,800 आया जी। लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड भी तो करनी है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड ये कैसे करते हैं? हम डेटर्स का बैलेंस लेते हैं, इसके लिए हम नोट नंबर 1 बना लेते हैं। डेटर्स का बैलेंस इज 40,000, इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने माइनस करनी होती है। तो ये जो आपसे इजाफी काम करा रहा है ना बेटा, इसका सीडी बैलेंस माइनस करना होता है 2,000, तो रह जाएगा 38,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, ये जो एक्स्ट्रा काम करा था ना, इसके नंबर भी उसने रखे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2%। 2% लेके जवाब बताइए क्या आता है? 760। तो सीडी बैलेंस आ जाएगा 760, नोट नंबर 1। बीडी बैलेंस क्या है इसका? नील। तो यही अमाउंट सारी की सारी चली जाएगी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 760, और ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दोनों प्रोविजंस के क्लोजिंग बैलेंसेस डेटर में से माइनस होंगे। ओफो, हमने जगह नहीं रखी हुई यहाँ पे। मैं ये डेटर्स को बेटा नीचे लेके आ रहा हूँ। डेटर्स वर्किंग नंबर 1 से आए हैं 40,000, जो ऊपर से मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें से हमने प्रोविजन माइनस करनी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहाँ से आई है? वर्किंग नंबर 1 से आई है। 40,000 इधर लिखता हूँ मैं, 3,800 इसमें से माइनस करना क्लोजिंग बैलेंस। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी तो है ना, आपने भी बताया 760, ये भी माइनस करना है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे लिख दिए, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना है वो भी लिख दें। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड
उसको बताएं कि वर्किंग नंबर 1 में किया हुआ है 760। बस ये सवाल ख़त्म। अब सिर्फ टोटल करना है। सेल्स रिटर्न नहीं है तो नेट सेल्स आपके पास विल बी 150,000। अब आइए कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस बताइए क्या आता है। अच्छा, वेजेस को टोटल कर लें, इट इज़ 7500। परचेज रिटर्न नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस बताइए कितना आता है। $112,700। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। आमना और आसिफ आप दोनों के आंसर मैच नहीं हो रहे। 112 आसिफ आपका गलत लग रहा है, 112 नहीं आ सकता। आ भी सकता है वैसे। आमना कह रही है 168 आ रहा है। किसकी बात मानो? कोई और बच्चा है जो क्रॉस कंफर्म करेगा? बच्चों कैलकुलेटर पकड़ें। आसिफ कह रहे हैं 112,700। ठीक है जी, मान लेता हूँ आपकी बात पे। 112,700। ग्रॉस प्रॉफिट बताइए क्या आएगा जी। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 37,300 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल इट्स 11,000। ये 1,000 माइनस करेंगे तो 5,000। इन सब का टोटल बता दीजिए क्या आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल 42,860। तो हमें बेटा ऑपरेटिंग लॉस हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बजाय ऑपरेटिंग लॉस। कारोबार की जो मेन एक्टिविटी है वहाँ से लॉस हो गया। ऑपरेटिंग लॉस क्या है? $5,560। ये आ गया ऑपरेटिंग लॉस। अदर इनकम ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग लॉस हमारा कम रह जाएगा। तो नेट प्रॉफिट नहीं है ये बेटा, हमारे पास हो जाएगा नेट लॉस। कितनी अमाउंट का ये? इट विल बी 4,560 का नेट लॉस। इस नेट लॉस को ओनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें कैपिटल में। 4,560 कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि नेट लॉस हो गया। अब बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या आता है कारोबार? 180,000 से शुरू किया कारोबार, 4500 रुपये का लॉस, 20,000 रुपये निकाल लिया तो लॉस बताइए क्या आता है। कैपिटल आ गया आपके पास 155,440। ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल 15540। नॉन करंट लायबिलिटीज़ है ही नहीं। करंट लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 25,500। अब ग्रैंड टोटल करके बता दीजिए। टोटल एसेट्स, टोटल कैपिटल, लायबिलिटीज़, ग्रैंड टोटल क्या है? 180,940। ये आ गया टोटल आपके पास। एसेट्स पे आइए। एसेट्स में आपके पास ये सारे एसेट्स हैं, इनको टोटल करें, बताएं क्या आते हैं एसेट्स। 35,000, 18,000 एंड 8,500 टोटल एसेट्स। टोटल नॉन करंट एसेट्स 61,500। करंट एसेट्स पे आते हैं जी। डेटर्स का बैलेंस बताइएगा। 40,000 में से दोनों अमाउंट्स माइनस करें और डेटर्स का बैलेंस बताइए क्या आता है।
35,440। अब सारे करंट एसेट्स को ऐड करके ग्रैंड टोटल बताइए करंट एसेट्स का। वन वन सेवन है, 117,640 आता है, 117,640। आसिफ कह रहे हैं कि 240 आएगा, 37,240, ये कहाँ पे आ रहा है? आसिफ दोबारा चेक करें क्या बता रहे हैं। ग्रैंड टोटल बताइए, टोटल एसेट्स कितने आएंगे? अच्छा जी बेटा 37 नहीं बन सकता ना आसिफ, 3800 भी माइनस करने हैं और 7600 भी माइनस करने हैं, तो 37 तो नहीं बन सकता ना। 76 चाहिए सर। 760 है ना, 760 आसिफ। थ्री 5,440 ही आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा ये एसेट्स का टोटल ठीक है 117,640? अगर ये ठीक है तो टोटल एसेट्स बताइए, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स के टोटल करके ग्रैंड टोटल बताइए क्या आता है। 179,140। ये कैसे हो सकता है? कोई गलती की है बच्चों? थैंक यू आइमा। बैकवर्ड्स में 2000 आना था नहीं। जी बेटा आप बताइए अब ग्रैंड टोटल क्या आता है। मैंने बैड डेट्स का बैलेंस 2000 लिख दिया और ग्रैंड टोटल भी ठीक कर दिए, आप बताइए। अब आएगा जी एसेट्स का टोटल बैलेंस करंट एसेट्स में 119,440 और ग्रैंड टोटल कीजिएगा, उसमें करंट एसेट्स भी ऐड करें, टोटल बताइए। वन 180,940। बेटा एक छोटी सी गलती से अगर हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा था तो उसका ये मतलब नहीं है कि पेपर में हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं ना ठीक लिखा तो वहाँ पे जाके वर्किंग के मार्क्स तो देगा, शायद 0.5 मार्क्स कट जाएंगे टोटल मार्क्स में से, ठीक है जी। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन देखें फाइनल अकाउंट के सवाल में वो दूसरे चैप्टर्स को साथ में लेके आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 2016 का, रिसेंट टाइम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये जी ट्रायल बैलेंस फॉर्चूनर ट्रेडर्स। बेटा कोशिश करें जो आपका मंडे को टेस्ट है उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। पेपर के तकरीबन 50 मार्क्स हैं जिसका आप कल टेस्ट देने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। जी दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले अपने ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। 9 and 8 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑटम 2016 में पूछा गया है।
पोस्टमार्टम करते हैं जी। फॉलोइंग इज समराइज ट्रायल बैलेंस। समराइज का मतलब है हमने कुछ हेड्स को मर्ज कर दिया होगा। समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉर्चून ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। बिल्डिंग के साथ देखिए आप जो रिसेंट अटेम्प्ट्स में एग्जामिनर आपको फाइनल अकाउंट का सवाल देता है वो क्लियर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। बिल्डिंग की देखें कॉस्ट बताई है और उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की डेट भी बताई है 1 जुलाई 2015। इसका मतलब है ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है। ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुई, वो नीचे एडजस्टमेंट में भी बताएगा। यहाँ से ट्रायल बैलेंस से भी पता चल रहा है अगर ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती तो यहाँ पे क्या लिखा होता 30 जून 2016 लिखा होता, लेकिन उसने क्या लिखा 1 जुलाई 2015 साल के शुरू की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। तो बेटा ये जो पहले 4 हेड है ये IAS 16 चेक करना उसने आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कराएगा। स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1 जुलाई ओपनिंग स्टॉक है तो ये IAS 2 की बात करता है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। ठीक है जी, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक देता है। अगर परपेचुअल होता तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता। तो IAS 2 का नॉलेज चेक करना चाहता है। परचेज बता दी, परचेज रिटर्न्स बता दी, सेल्स रिटर्न्स, कैपिटल। देखिए बेटा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे बता दिए। इसका मतलब है जितनी भी अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स करनी है ना वो हमने इसी में करनी है। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स अगर दी होंगी तो इसी में करेंगे, क्योंकि उसने सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके क्लब करके मुझे समराइज बैलेंस दिया। अब अलग अलग अक्रूवल प्री पेमेंट्स नहीं करूँगा, इसी बैलेंस को ठीक कर दूँ। उसके बाद बताया जी उसने 12% लोन पेएबल। अब ये 5000 का लोन पेएबल बताया उसने। लोन पेएबल है तो ये अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है प्लस करंट पोर्शन भी अदा करने के लिए कह सकता है। बेटा ये हमें पता होना चाहिए कि वो हमें कहाँ कहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 जुलाई ओपनिंग प्रोविजन बताई, लिहाजा इस चैप्टर में बैड डेट्स भी चेक करना चाहता है आपका। प्रोविजन नहीं कैलकुलेट की उसने। कितने चैप्टर्स आ गए बेटा? IAS 16 आ गया, IAS 2 आ गया, बैड डेट्स आ गया, एक्रूवल्स आ गए। 4 चैप्टर्स अभी तक ले आया फाइनल अकाउंट में। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, सारी प्री पेमेंट्स इसी में करनी है। अदर रिसीवेबल्स डेटर्स के अलावा सारे इसमें आएंगे। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, सारी प्री पेमेंट्स इसी में करें। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल्स, सारे ट्रेड एंड अदर पेबल्स इसी में लिखें। सारा कुछ इसी में आएगा। एक्रूवल्स इसी में करेंगे हम। जिस तरह से उसने हमने सवाल दिया हमने जवाब को भी वैसे ही लिखना है। जितने भी एक्रूवल्स हैं, एक्रूड सैलरीज हैं, एक्रूड वेजेस हैं, वो इसी अमाउंट 2080 में ही क्लब कर। कैश एंड बैंक आगे क्या देता है? कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। लें जी, रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया। डेबिट साइड छोटी थी, डेबिट साइड पे बैलेंस आ गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर्स काउंट करें। रेक्टिफिकेशन, एक्रूवल प्री पेमेंट्स, बैड डेट्स, IAS 2, IAS 16, 5 चैप्टर्स को मिक्स करके एक सवाल में पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हर चैप्टर के अलग अलग नंबर इस सवाल में पड़े हुए हैं। हम उसके लिए अलग अलग वर्किंग बनाएंगे, उसको सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर डील करेंगे। ऊपर से ट्रायल बैलेंस से उसका एक्सट्रैक्ट लेंगे, वर्किंग में ठीक करेंगे और वापस आके फिर एक्सट्रैक्ट बना देंगे। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जाएगा था जी FD, depreciates its fixed asset from the month of addition. From the month of addition, depreciation is to be charged. Is to be charged. अभी चार्ज होनी है। Is to be charged, अभी चार्ज होनी है। On written down value method as follow. प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग का रेट बता दिए।
तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। नंबर 1। नंबर 2, ऑन 1 मार्च 2016 FT पेड एन एडवांस ऑफ 330 फॉर द परचेज ऑफ अ मशीनरी। गौर से पढ़ें, FT पेड एन एडवांस ऑफ 330 फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। डबल एंट्री क्या होनी चाहिए? एडवांसेस फॉर फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, करंट एसेट्स में बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए। एंड डेबिटेड इट टू प्लांट एंड मशीनरी, उसने कहाँ पे गलती कर दी है जी? प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर दी। इसका मतलब है मेरा प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस ठीक नहीं है। द मशीन वॉज डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर 2016, हमारा साल ख़त्म होने के बाद मशीन आई है। इसका मतलब मेरा प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस ठीक नहीं है, उसमें हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 करनी है। प्लांट एंड मशीन ये है जी, एडजस्टमेंट नंबर 2। डेप्रिसिएशन तो सब में आएगी, लेकिन इसमें अमाउंट में भी गलती है, एडवांस की अमाउंट लिख दी गई है गलती से। नंबर 3 कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1560000। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताई। ओके, कहते हैं दिस इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग 35,000 रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर। कहता है इसमें शामिल है क्लोजिंग स्टॉक में, यानी ठीक है अमाउंट। कस्टमर ने जो 30 जून को चीज़ें वापस की ना वो इसमें हैं, बट नॉट अकाउंटेड फॉर, लेकिन आपने एंट्री नहीं की। दीज गुड्स वर अर्लियर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 40%। ये क्या कहता है जी? गुड्स कॉस्टिंग, यहाँ पे उसने आपका मैथमेटिक्स चेक करना है। तो ये कॉस्ट थी, तो जब आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या करेंगे? वो तो आपने जितने की बेची है उतनी अमाउंट से करेंगे ना, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट, ये आपने एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन 35,000 की तो चीज़ें कॉस्ट है, आपने कॉस्ट में तो नहीं बेची। कहते दीज वर सोल्ड अर्लियर, पहले बेची थी, एट कॉस्ट प्लस 40%। तो इस फिगर को इन्फ्लेट करें इनटू 1.4, आपका QM का चैप्टर नंबर 1, इसको इन्फ्लेट करें तो जितनी अमाउंट आएगी बताएं क्या अमाउंट आती है? कॉस्ट को 1.4 इन्फ्लेटरी फिगर्स। ये आएगा जी 49,000। तो 49,000 से एंट्री करनी है। तो एक तो इसने एंट्री नहीं की, दूसरा अमाउंट भी नहीं सही बताई। हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फिर एंट्री करेंगे, लिहाजा हमारा जो डेटर्स हैं उसका बैलेंस ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 हमारी जो सेल्स रिटर्न है उसका बैलेंस ठीक नहीं है। तो थर्ड एडजस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 नंबर 1। नंबर 2 सेल्स रिटर्न, एडजस्टमेंट नंबर 3। देखें जिस पे एडजस्टमेंट्स है ना वो उसने सेपरेटली बताए हुए हैं। तो डेटर्स का बैलेंस भी ठीक करेंगे, सेल्स रिटर्न का भी ठीक करेंगे, मैथ भी अप्लाई हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी, द लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2016, यानी हमारे 6 महीने रहते थे जब साल ख़त्म होने में, तब लोन लिया गया। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल इन 8 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हर 6 महीने के बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। फ्रॉम 1 जनवरी 2017, पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी 1 जनवरी को, तो दूसरी होगी 1 जुलाई 2017। तो अगले 12 महीने में हमारी एक इंस्टॉलमेंट पे होनी है, तो उसका करंट पोर्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो करंट पोर्शन पे आइए, लोन, वेयर इज द लोन, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है जी। ये सारे का सारा लॉन्ग टर्म में नहीं लिखना, इसमें से कुछ लोन निकालेंगे उसको करंट पोर्शन में लिखेंगे। यानी एक इंस्टॉलमेंट जो 1 जनवरी 17 को पे होनी है अगले 12 महीने में, उस एक इंस्टॉलमेंट को निकालें और हम किस में लिख देंगे जी? करंट पोर्शन में। कहते हैं इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, इंटरेस्ट भी आप 6 महीने के बाद पे करते हैं। 1 जनवरी यानी 1 जुलाई, तो आपने लोन कब लिया? 1 जनवरी को आपने लोन लिया, 30 जून तक आपका लोन 6 महीने इस्तेमाल हो गया, तो उसका एक्रूवल करना आपने 6 महीने का। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 आपने ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 4 करें
और सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के अलावा फाइनेंस कॉस्ट, ये सेलिंग एडमिन एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। ठीक है जी, एक्रूवल करना है तो अदर पेबल्स में कर दें, सारे पेबल उसमें उसने लिख दिए तो मैं भी उसी में लिख दूंगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, 5वें नंबर में कहता है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम amounting to 430 and 240 paid for office and personal premises of the owner के personal premises से related। The policies were valid up to 31 दिसंबर 2016। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में से कुछ ड्राइंग्स जाएंगी और कुछ दे के जानी है आपने प्री पेमेंट्स में। तो एडजस्टमेंट नंबर 5, ये नहीं जी एडजस्टमेंट नंबर 5 इस पे होगी और उसको प्री पेमेंट्स में लेके जाना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 प्री पेमेंट्स में जाएगी और ड्राइंग्स में जाएगी। वेयर आर द ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इसमें नहीं दी हुई तो हम ड्राइंग्स लिखेंगे। ओके जी, ये बता दिया। फिर कहता है रेंट 6 में रेंट एंड सैलरीज अमाउंटिंग टू 137,000 एंड 89,000 आर टू बी अक्रूड, ये अक्रूवल करना आपने। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 अगेन हमारे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में अक्रूवल्स होने की ज़रूरत है एंड ट्रेड एंड अदर पेबल्स में जाएंगे अक्रूवल्स। तो ट्रेड एंड अदर पेबल में अक्रूवल्स भी नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है एट 30 जून 2016 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, ये हमने आपको सिखाना है, इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। तो इसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग में जाके प्रोविजन फॉर बैड डेट का काम करेंगे, वहाँ पे आपको सिखाएंगे रिड्यूस बाय का मतलब क्या है। 8 में कहता है जी सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एन एरर विच अकर्ड व्हेन क्रेडिट नोट ऑफ 30,000 वाज रिसीव्ड फॉर गुड्स रिटर्न टू अ सप्लायर। आपने चीज़ें वापस की और उसने आपको एक गुड रिटर्न का नोट मतलब प्रोमिसरी नोट, नोट मतलब क्रेडिट नोट, सॉरी जी क्रेडिट नोट, उसने आपको सप्लायर ने क्रेडिट किया और आपको नोट भेज दिया, क्रेडिट नोट भेजा उसने, आपको रिसीव हुआ। क्रेडिटर के लिए क्रेडिट नोट था तो आपने इसको क्या करना है, ये आपके लिए डेबिट नोट। आपने चीज़ें वापस की, हम क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। कहता है वर मिस्टेकनली पोस्टेड एज क्रेडिट ऑफ ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल के क्रेडिट में आपने गलती से लिख दिया, करना क्या था डेबिट, कर क्या दिया क्रेडिट। तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 8 ट्रेड पेएबल्स, तो इसमें एडजस्टमेंट नंबर 8 इसी में ट्रेड पेएबल्स पे आ रहे हैं। दिस वाज द क्वेश्चन जी, हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस की पोस्टमार्टम किया, एडजस्टमेंट्स को उनसे रिलेटेड जो हेड्स हैं वहाँ पे लिखा। अब एक एक करके इसको ट्रीट करते हैं जी। गिव मी अ मिनट, लेट मी हैव अ फॉर्मेट फ्रॉम अबव, ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो जाए फॉर्मेट बनाने का। जी आप भी अपने रजिस्टर से ऐसे कॉपी करें, कॉपी करके ये नीचे जाके पोस्ट कर दें। कितना आसान है ना टेक्नोलॉजी। ये ऐसे आके यहाँ पे पेस्ट कर दें तो आपके रजिस्टर में भी फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन अब फॉर्मेट में हमें क्या क्या चेंज करना होता है, एक तो नाम चेंज करना है, साल चेंज करना और अमाउंट्स रिमूव करना। कितना टाइम सेव हो गया। मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की सारी जगह खाली छोड़ दी है, जो एक्सपेंसेस बिजनेस के हैं वही लिखेंगे। लॉस है गेन हमें नहीं पता अभी।
नाम चेंज करना है, साल चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट चेंज करनी है, करंट लायबिलिटीज को चेंज करना है हमें, नॉन करंट एसेट्स हेडिंग रहने दें, बाकी रिमूव कर रहा हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। इतनी आसानी से फौरन से फॉर्मेट बन गया, जिंदगी आसान। आप भी इसी तरह कॉपी करें, अपना रजिस्टर पर पेस्ट करें। अच्छा जी, बिल्डिंग की कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 3700 मिलियन 1000, ऊपर देखिए अमाउंट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किए, तो नीचे जितनी भी अमाउंट्स है ना, हम 3 जीरो काट दें इसमें से। ये देखिए मैंने 3 जीरो काट दिए, 3 जीरो काट दिए। समटाइम बच्चे यहाँ पे भी गलती कर लेते हैं, 3 जीरो काट दें। तो जहाँ जहाँ पे भी 3 जीरो है ना, मैंने काट दिए, क्योंकि ऊपर ट्रायल बैलेंस में अमाउंट थाउजेंड्स में है, तो नीचे जो अमाउंट्स है उसको भी थाउजेंड्स में लेके जाएं। 3 जीरो काटने। सबसे पहले क्या है जी, बिल्डिंग कॉस्ट 3700, बिल्डिंग 3700 इसकी कॉस्ट है। इसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होनी है। इसके लिए हम वर्किंग नंबर 1 बना लेंगे, क्योंकि सारी डेप्रिसिएशन हमने वहीं पे कैलकुलेट करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहाँ से आ जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चलें जी, वर्किंग नंबर 1 साथ ही बना भी लें, कहीं हम किसी और वर्किंग को नाम ना दे दें। वर्किंग नंबर 1 IAS 16 लिख दें, डेप्रिसिएशन लिख दें, एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 लिख दें। ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं, हम सारा कुछ इसी में कर रहे होंगे। तो इसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, हमें सवाल में इसका बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका बैलेंस गिवन था 1437 BD बैलेंस है 0107, साल जो भी था 15 आई बिलीव से। ठीक है, तो उसने सवाल में हमें खुद बताया हुआ BD बैलेंस 1436, एक की जगह पे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट आते हैं जी ट्रायल बैलेंस पे। व्हाट वी आर हैविंग इन द ट्रायल बैलेंस, इट्स बीन गिवन 6650। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट नंबर 2 है, तो इसको हमें ठीक करना है। इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, इसके लिए लैदा लेजर ना भी बनाए तो खैर है। प्लांट एंड मशीनरी 6650, सिर्फ एक ही एंट्री होनी है ना, इसमें ज़्यादा एंट्रीज नहीं हो रही। प्लांट एंड मशीन, इनर कॉलम में लिख देते हैं 6650, क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट है, लिहाजा इसको मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। इससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एग्जामिनर्स आपको बताएं जी, ये मैं वर्किंग नंबर 1 में सारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस बना रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन, ठीक है जी। इसका BD बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 2414। सर आपको BD बैलेंस कैसे पता चला? बेटा देख साइड में डेट बताई हुई है, लिहाजा दिस इज माई BD बैलेंस। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी हमने लिख दिया, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दी। स्टॉक इन ट्रेड इज 1045। ओपनिंग स्टॉक है, सवाल में गिवन है तो लिखिए इसके सामने। ओपनिंग स्टॉक इज 1045। व्हाट इज नेक्स्ट?
0.25 मार्क्स फ्री के मिल गए ओपनिंग स्टॉक लिखने के। परचेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 16,000 लिखें, फ्री के मार्क्स हैं 16,000। नेक्स्ट वी आर हैविंग परचेजेस के बाद है जी परचेज रिटर्न। हाँ जी, इसमें एक एरर है, यानी सेल रिटर्न में एरर है। सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न में नहीं है, सेल रिटर्न में। परचेज रिटर्न इज 220, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं हमने नोट की हुई। 220 एज इट इज माइनस 0.25 मार्क्स मिल गए हमें। उसके बाद सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 28,900 is the sales। नेक्स्ट इज देखिए बच्चों, इन्होंने फ्री के मार्क्स रखे होते हैं। सेल्स रिटर्न पे वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 3, इनर कॉलम में लिखेंगे सेल्स रिटर्न 90, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। मेरा क्वेश्चन बड़े कंट्रोल में रहेगा इस तरह से। फाइनल अकाउंट में चैलेंज ये होता है कि क्वेश्चन कंट्रोल नहीं होता। कैपिटल एज एट 1 जुलाई 2015 3000, तो कैपिटल में लिखें, डेट मेंशन है, एग्जामिनर ने बताया हुआ जी इस डेट का कैपिटल है 3000, मैंने लिख दिया। कैपिटल में लिख दिया जी। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इस पे एडजस्टमेंट्स ज़्यादा हैं, आप इसको वर्किंग में लिख सकते हैं, डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में लिख रहा हूँ ताकि हम अपने पेपर में अपना टाइम सेव करने वाली साइड पर जाएं। सेलिंग, ज़रा गौर कीजिएगा, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, मैंने कोई चेंज नहीं करना, हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में चेंज लेके आया हूँ। ये देखिए मैंने सेलिंग 5855 ये यहाँ पे मैंने लिखा, इसके बाद नीचे ना मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर दूंगा यहीं पे, तो हमें लगेगा ट्रायल बैलेंस में हमने कोई चेंज नहीं किया। जो एक्रूवल प्री पेमेंट्स है यहीं पे नीचे कॉलम्स रोज में आ जाएंगे, जो ठीक फिगर वो एंड पे हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। तो मैं नीचे एडजस्टमेंट्स की अमाउंट छोड़ रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, इसका लेजर बनाइए, वर्किंग में जाके वहाँ से एडजस्टमेंट्स कीजिए और सही अमाउंट लेके आइए। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम एक्रूवल प्री पेमेंट्स के लिए हम कोशिश करेंगे अपना टाइम सेव करें, हम ना वर्किंग्स बनाएं। उसके बाद है जी 12% लोन है, उस पर एक एडजस्टमेंट है, लोन इज़ 5000, इनर कॉलम में लिखिए जी 12% लोन, उस पर भी एक एडजस्टमेंट है 5000, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। कोई वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें कम से कम वर्किंग्स बनानी पड़े। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल 3600, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 है, हमने बैड डेट्स भी करनी है, इसको वर्किंग नंबर 2 में ले जाए, ये सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे इसको ट्रीट करें। वर्किंग नंबर 1 की एक रीजनेबल जगह छोड़ें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नंबर 2। काफ़ी जगह है जिसके लिए, बहुत जगह है वर्किंग से। वर्किंग नंबर 2, इसमें ट्रेड डेटर्स, इसको हम सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे लेंगे। समझें कि हमें ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, उसमें ट्रेड डेटर्स एक बैलेंस है जो कि ठीक नहीं है, तो अनएडजस्टेड बैलेंस, सिर्फ बैलेंस भी लिख लें तो काफ़ी है। बैलेंस इज 3600, ठीक है। इसके साथ ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसका भी अकाउंट बना लीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अलग अलग रेफरेंसेस देने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे एक ही जगह में सॉल्व करेंगे। इसका बीडी बैलेंस हमें बताया गया है विच इज़ 180। इसके बाद है जी हमारे पास प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। हम कोशिश करेंगे, हद तक कोशिश हमारी यही होगी कि हम एक्रूवल्स के लिए अलग से ना बनाएं, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। लेजर्स देखने हो तो बेटा बुक में बने हुए हैं, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पास कर देंगे। इसके नीचे कुछ जगह छोड़ूंगा
एडजस्टमेंट्स लिखेंगे हम। ई पेमेंट्स हमारे पास है जी 380, इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो ठीक बैलेंस होगा वो ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे। दूसरा तरीका, इसके लिए एक अलग लेजर्स बनाइए वर्किंग में, उसमें डेबिट क्रेडिट करने के बाद ठीक अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं इसके लिए कुछ जगह 2-3 छोड़ हूँ, ये लेंगे यहाँ तक मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है मुझे। नेक्स्ट है हम हैविंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स। पहला तरीका, ट्रेड एंड अदर पेबल्स के लिए क्या करेंगे हम, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। पहला तरीका, इसके लिए लेजर बनाइए। दूसरा तरीका, लेजर सारे आपकी बुक में बने हुए हैं। दूसरा तरीका 2080, यहाँ पे हम इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसके बाद जो सही अमाउंट है वो आगे लिख देंगे। मैं ये 3-4 लाइनें इसके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। यहीं पे एडजस्टमेंट करके करेक्ट अमाउंट आगे लिख देंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस में लिखिए। यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूँ जो कैश एट बैंक बैलेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5850 एज इट इज आउटर कॉलम में लिख दिए। उसके बाद अभी सस्पेंस अकाउंट, ये रेक्टिफिकेशन करनी है हमने। वर्किंग नंबर 2 में बैड डेट्स हो जाएंगे और वर्किंग नंबर 3 में मैं इसमें लिखेंगे बैड डेट्स और इसके एडजस्टमेंट्स का भी रेफरेंस दे सकते हैं। वर्किंग नंबर 3 में वी हैव टू राइट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पे सस्पेंस का अकाउंट बनाइए। सस्पेंस का अकाउंट बना दिया, उसमें डेबिट बैलेंस है 60, तो मैंने डेबिट साइड पे बैलेंस लिखा। नहीं जी, ये मेरे ट्रायल बैलेंस के जितने मार्क्स मुझे मिलने थे मिल गए।